नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज देश की बात में हम बात करेंगे देश के 14वें राष्ट्रपति की, उनके संबोधन की और राष्ट्रपति भवन में घटे कुछ नए घटनाक्रम की। जी हाँ, रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। बताएंगे आपको बतौर राष्ट्रपति अपने पहले संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ कहने से बचते रहे। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगने से क्या मायने निकाले जा सकते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि क्यों अजान की आवाज़ पर उठ रहा है शोर और आरती की मोहक गूंज पर खड़े हो रहे हैं सवाल। और इन सारे सवालों और शोर के बीच याद करेंगे एक बेहद सुमधुर आवाज़ की, एक सुमधुर संगीत की जो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से निकलती थी। और इसी शहनाई से कैसे तान निकले हैं इसे भी समझने की कोशिश करेंगे आज, क्योंकि आज अजान और आरती दोनों पर जब सवाल उठ रहे हैं, जब तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं, ऐसे में बिस्मिल्लाह खान बेहद मौजू हो जाते हैं। एक ऐसा कलाकार जो अपनी शहनाई से बाबा विश्वनाथ को खुश करता था और ये जानता था कि मुसलमान होने के नाते वो मंदिर नहीं जा सकता, फिर भी अजान के अल्लाह की आवाज़ और शहनाई से बाबा विश्वनाथ की धुन बजाते हुए खुश रहता था। ऐसे में आज जो कि माहौल है, इसमें बिस्मिल्लाह के जो तबीयत थी उसे समझने की ज़रूरत है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि नए राष्ट्रपति के सामने चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, 14वां राष्ट्रपति मिला है। ऐसे में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। पिछले राष्ट्रपतियों का कार्यकाल यदि देखा जाए तो सबके कार्यकाल में बहुत कुछ खास रहा है। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल कैसे खास हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुलायम सिंह यादव के साथ नीतीश कुमार बेहद करीब देखे गए और साथ में बातचीत करते हुए देखे गए। इस मायने को समझा जाएगा और साथ ही मीडिया के सामने बिहार में ऑल इज वेल कहकर नीतीश ने क्या संदेश दिया है और लालू यादव और वो साथ साथ हैं, ये जताकर उन्होंने आने वाली राजनीति को किस तरह से मोड़ा है, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी ओर बिहार में लालू और नीतीश के गठबंधन में फूट डालने की कोशिशों में जुटी बीजेपी के घर में कैसे रार मच गई है, ये भी दिखाएंगे आपको। बेगूसराय से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी को खलनायक करार दिया है। बताएंगे क्या कुछ है मामला और क्या वाकई सुशील मोदी बीजेपी के लिए बिहार में खलनायक साबित हो रहे हैं। क्या बीजेपी का भला करते दिख रहे हैं सुशील मोदी दरअसल बीजेपी का नहीं बल्कि अपना भला करना चाहते हैं, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही बताएंगे पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों की क्लास क्यों ली है और क्या समझा जाए कि एक नई परंपरा शुरू करके प्रधानमंत्री मोदी कुछ नया करना चाहते हैं या फिर इसके पीछे उनकी खास रणनीति है। परंपरा कौन सी है, रणनीति क्या है, ये समझेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में थे, वेंकैया नायडू से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उधर रमन सिंह सरकार के किस मंत्री की पत्नी पर लगा है सरकारी जमीन हड़पने का आरोप, ये भी दिखाएंगे। जब रमन सिंह वापस लौटेंगे छत्तीसगढ़ तो किस तरह के विवाद उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को क्यों कहना पड़ा है कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों से रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं और उनके संदर्भ को हटाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। और इसी दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि वंदे मातरम जरूर स्कूलों में एक बार बजाया जाए तमिलनाडु में। इन दोनों ही संदर्भों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही दिखाएंगे कि कैसे जनसंघ के बड़े नेता और विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती के जरिए युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और क्या बताना चाह रही है, कैसे क्विज का आयोजन किया जा रहा है और किस तरह से बीजेपी धीरे धीरे अपनी पार्टी के बारे में जानकारी आम युवाओं तक पहुंचाना चाह रही है और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के बारे में जान सकें। दलगत राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति और देश के ऐतिहासिक दिन के बाद हम बढ़ेंगे उस वर्तमान की ओर जो आज हमें डरा रहा है। जी हां, बाढ़ से जूझ रहे गुजरात का आज पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया है।
पूरे देश में लगभग आधा देश देखा जाए तो बाढ़ से बिल्कुल प्रभावित हो रहा है और मुश्किलों में है। बाढ़ की मुश्किलों का भी हम जायजा लेंगे। कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर कई इमारतें गिर गई हैं। इन सब के बाद वहां पर राहत कैसे पहुंचाई जा रही है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। अदालत की खबरों में यूपी के शिक्षा मित्रों को राहत नहीं मिली है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कैसे बढ़ेंगी ये हम आपको बताएंगे। उधर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे एनएसए अजित डोभाल पर अब चीन ने निशाना साधा है। हालांकि शुरुआती दौर में खबर ये आई थी कि भारत के इस जेम्स बॉन्ड से तमाम देश डरते हैं, लेकिन चीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि डोकलाम में सीमा विवाद के पीछे डोभाल का ही दिमाग है, इसलिए वो बिल्कुल डोभाल को महत्व नहीं देगा, उनकी नहीं सुनेगा। डोभाल क्या चीन के लिए खतरा हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात हम करेंगे आज के ऐतिहासिक महत्व की भी, और साथ ही एक ऐसे निर्माता निर्देशक को याद करेंगे जो ऑफबीट फिल्मों के लिए जाना जाता रहा है। काफ़ी विवादित रहे अपने समय में, लेकिन उनकी फिल्में बेहद सराही गईं। तो जी हाँ, आज हम याद करेंगे BR इशारा को। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। तो रायसीना आज राममय हो गया। सबसे पहले राममय हुआ इसलिए कि रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। चीफ जस्टिस JS खेहर ने कोविंद को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद ने आपस में कुर्सियां बदली। इस मौके पर नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। शपथ ग्रहण समारोह में PM नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस समारोह में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज, हाई कोर्ट के तमाम जज भी इस समारोह में मौजूद थे। उधर शपथ ग्रहण के वक्त मंच पर रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी के अलावा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद रहे। जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होनी थी तब सबसे पहले निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से आदेश लिया गया कि उनके आदेश से ही नया शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो सकता था, और इस आदेश को देने के बाद रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हुई। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, ये समारोह बेहद खास। देखिए कुछ नज़ारे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद 21 तोपों की सलामी के बीच रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के सेंट्रल हॉल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन मौजूद थे। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूं। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है, हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वैसे उनकी गैर मौजूदगी में ये काम सुप्रीम कोर्ट के ही दूसरे सबसे सीनियर जस्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 56 के मुताबिक जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उस दिन से उनका कार्यकाल शुरू होता है, जो 5 साल तक का होता है। रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में सरकार के मंत्री, राज्यपाल, विदेशी राजदूत, सांसद और भारत सरकार के प्रमुख सिविल और मिलिट्री अधिकारी मौजूद रहे। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर। तो देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है, और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इसके बाद दोनों एक ही कार में संसद भवन के लिए रवाना हुए। समारोह की शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव पर आए हुए चुनाव आयोग के फैसले को पढ़ा गया। उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN।
और अपनी सादगी के लिए मशहूर रामनाथ कोविंद का जीवन बेहद साधारण संघर्षों से भरा रहा है और इस बात की ताकीद उन्होंने अपने संबोधन में भी कर दी। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के दम पर किया। सियासी सफर पर चलने से पहले वो एक सफल वकील भी रहे और किस तरह से उनका पूरा सफर रहा है, डालते हैं एक नजर। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वो कानपुर के डेरापुर तहसील के गांव परौक के रहने वाले हैं। कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने करीब 16 साल तक प्रैक्टिस की। पेशे से वकील कोविंद 1994 से 2006 के बीच 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वो 1998 से 2002 के बीच बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। राम कोविंद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान रामनाथ कोविंद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव रहे। कोविंद ने 1990 में घाटमपुर से और 2007 में यूपी की भूपनीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आने पर 8 अगस्त 2015 को रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और आज का दिन कई मायनों में खास रहा। कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो आम तौर पर भारतीय राजनीति में अब नहीं दिखती हैं और दिखती भी हैं तो बेहद खास बन जाती हैं। और कई ऐसी घटनाएं भी हुई जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। पहली घटना तो ये हुई कि जब प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल हॉल में रामनाथ कोविंद का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वहीं उन्हें राहुल गांधी नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी रुके और पूछे, कैसे हैं राहुल जी? राहुल ने जवाब दिया, ठीक हूँ सर, अच्छा हूँ। और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ रहे, शशि थरूर भी उनके साथ थे। बाद में प्रधानमंत्री ने बाकी लोगों का भी हाल चाल जाना। कुछ तस्वीरें ऐसी भी रोचक थीं जिसमें कई विपक्षी दल, आमतौर पर ये समझा जाता है कि एक दूसरे से उनकी मतभिन्नता है, वो साथ बैठे दिखे। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। देश में विरासत के नाम पर जमकर सियासत होती रही है। सियासी प्रतीकों के जरिए एक दूसरे पर लगातार हमले किए जाने की परंपरा भी पुरानी है। इस परंपरा से राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण आज अधूरा नहीं रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पद संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेहरू और इंदिरा का नाम तक नहीं लिया, जबकि उन्होंने सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अपने भाषण में लिया। रामनाथ कोविंद के भाषण में इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई वर्णन नहीं था। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर विपक्ष की त्योरियां चढ़नी थी, सो चढ़ी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद रामनाथ कोविंद के पहले संबोधन पर ही विवाद हो गया है। कांग्रेस ने नाखुशी जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने पूरे भाषण में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का कहीं भी जिक्र नहीं किया, जो बेहद दुखद है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सरदार पटेल और बाबा साहिब अम्बेडकर का नाम लिया, लेकिन नेहरू का नाम कहीं नहीं आया। माननीय राष्ट्रपति जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के लोगों के नाम लेते हैं और जो देश का पहला प्रधानमंत्री था, जो फ्रीडम फाइटर था, उसका एक बार भी नाम नहीं ले लिया। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। सरदार पटेल जी का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है। अम्बेडकर जी का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो नेहरू जी के ऊपर तो नहीं थे। नेहरू जी तो फ्रीडम मूवमेंट में भी उनसे आगे थे और वो प्रधानमंत्री थे। हालांकि विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच बीजेपी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनका कार्यकाल देश की राजनीति में अहम मुकाम हासिल करेगा। उन्होंने गांव से लेकर न पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उनका अनुभव है और साथ ही साथ उन्होंने गरीब लोगों के लिए शुरू से ही हमेशा काम करते रहा। और उनके जैसा एक व्यक्ति जो सामाजिक आर्थिक पिछड़े हुए क्षेत्र से आगे आया है, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में देश की प्रगति होगी, विकास होगा, ये मेरा विश्वास है। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। विरासत पर सियासत का इतिहास काफी पुराना है। देश की आजादी के बाद से ही राजनीतिक दल इसे लेकर सियासत करते रहे हैं।
महापुरुषों को प्रतीक बनाकर उन्हें अपने दल के साथ जोड़ लेना और फिर उसके सहारे राजनीति करना सियासी दलों का पुराना खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और रामनाथ कोविंद ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया वैसे ही जय श्री राम के नारे लगे और इसी से समझ में आया कि कुछ नया हो गया है। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने वैसे चुनौतियां कई हैं। कोविंद 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ भी उन्होंने काम किया है। कोविंद बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रमुख और अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष रहे हैं। इस समय देश में उठ रहे राजनीतिक मुद्दों पर उनसे सर्वोच्च पद पर होने के कारण बड़ी अपेक्षाएं हैं। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का पति होता है, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत जहां विविधता है और जहां अनेकता में एकता है, ऐसे में रामनाथ कोविंद को ये बात अब केवल कथन में नहीं बल्कि करनी में भी साबित करनी होगी। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोविंद उन अपेक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे? क्या कोविंद जरूरी मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन करने की स्थिति में होंगे? क्योंकि जिस तरह से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद जैसे मिला था, उन्होंने इसका धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद करीब रहे हैं रामनाथ कोविंद के। ऐसे में अब ये सवाल लाजमी है लोगों के मन में आना कि जो व्यक्ति इतना करीब रहा हो, जो बीजेपी का इस तरह से अभिन्न अंग रहा हो, वो अब जब राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है, जब वो स्वयं राष्ट्रपति है, ऐसे में क्या वाकई वो सरकार के मार्ग निर्देशन को कर पाएगा या नहीं? देखिए रिपोर्ट। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। किसी राष्ट्रपति से यही आशा की जा सकती है कि वो निष्पक्ष हो, उसका रिकॉर्ड स्वच्छ हो और वो सभी को स्वीकार्य हो। एक सक्षम संचालक जो अपने मन की बात कहने में हिचकिचाए नहीं और संवैधानिक तथा कानूनी मामलों में कुशाग्र हो। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक है। देश में हिंदुत्व और गौरक्षा के नाम पर जगह जगह भीड़ की हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी विदाई भाषण में देश की सांस्कृतिक विविधता पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता जरूरी है। वर्तमान हिंसा आपसी भरोसे को खत्म कर रही है। दलितों पर भी अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर कोविंद को बड़े और निर्णायक फैसले लेने होंगे। कोविंद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की मनोभावना की अवहेलना कर आरक्षण बचाओ आंदोलन खड़ा कर बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया था, लेकिन मौजूदा रोल में वो सरकार के मार्गदर्शक की भूमिका में है। क्या कोविंद देश के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण के रास्ते पर चलेंगे, जिन्होंने यूनाइटेड फ्रंट और वाजपेयी की अगुवाई वाली NDA सरकार के शासनकाल के दौरान चुनौतीपूर्ण मौकों पर संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखा। अक्टूबर 1987 में उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट सरकार से कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा और अक्टूबर 1998 में उन्होंने वाजपेयी मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव को लौटा दिया, जिसमें बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने को कहा गया था। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो क्या कोविंद वैसा ही करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मौजूदा स्थिति में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हालात बिगड़ रहे हैं। बिहार समेत गैर बीजेपी दलों की सरकारों वाले राज्यों में सरकार भंग करने की अगर मोदी सरकार सिफारिश करती है तो ऐसे फैसले का अनुमोदन करना क्या कोविंद की मजबूरी होगी? 2019 के आम चुनावों के बाद अगर किसी दल के पास पर्याप्त बहुमत हुआ तो कोई समस्या नहीं होगी, मगर अगर खंडित जनादेश मिला तो राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और उन्हें कठिन निर्णय लेना पड़ेंगे। संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, KR नारायणन और यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल के दौरान रायसीना हिल्स और रेसकोर्स रोड के बीच तनातनी के उदाहरण है। दूसरी ओर प्रणब मुखर्जी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर S राधाकृष्णन और प्रतिभा पाटिल जैसे राष्ट्रपति सीमा रेखा के भीतर ही रहे। कोविंद चूंकि एक अनुशासित पार्टी वर्कर है, इसीलिए उनसे मोदी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की आशा की जाती है।
इसके अलावा मृत्यु दंड के मामलों में क्षमादान देने में भी उनके विवेक की परीक्षा होगी। भारतीय संविधान की धारा 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ, लंबित या कम कर सकता है, मगर उसे ऐसी कार्रवाई मंत्रिमंडल की सलाह पर करनी होती है। राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने अपने सामने मृत्यु दंड के सभी 57 मामलों में दया याचिकाओं पर सजा में बदलाव किया था। वहीं डॉक्टर कलाम ने एक दया याचिका स्वीकार की और एक ठुकराई थी, जबकि 23 दोषियों को क्षमा कर दिया था। कोविंद खुशकिस्मत है कि फिलहाल ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है। राष्ट्र प्रमुख होने के नाते कोविंद राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की मेजबानी करेंगे, लेकिन उनके पास कोई कूटनीतिक अनुभव नहीं है। मगर एक अच्छी सलाहकार टीम के साथ इस समस्या से अच्छे से पार पाया जा सकता है। फिलहाल एक बात तो तय है कि कोविंद के राष्ट्रपति बनने के साथ देश के शीर्ष 4 संवैधानिक पदों का भगवाकरण पूरा हो गया है। ये पहली बार होगा कि बीजेपी का अपना राष्ट्रपति होगा और संभवतः उपराष्ट्रपति भी, जबकि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष पहले ही भगवा खेमे से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर रामनाथ कोविंद के सहयोग के लिए उनके शपथ लेने से पहले ही राष्ट्रपति के सचिवालय में फेरबदल हो गया है। लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष संजय कोठारी को नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। कोठारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के तौर पर अमिता पॉल की जगह ले ली है। वहीं गुजरात कैडर के वरिष्ठ वन्य सेवा अधिकारी भरत लाल को रामनाथ कोविंद का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। दोनों ही अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इन नियुक्तियों को 2 साल के लिए मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक मलिक को राष्ट्रपति का प्रेस सचिव बनाया गया है। तो आज सुनिए सरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में हुए एक घटना से ही उठाते हैं और इसके पहले चल रहे एक विवाद, दोनों को जोड़ के हम आज देखना चाहेंगे। आज के समारोह में जय श्री राम के नारे लगाए गए। हालांकि जय श्री राम के नारों पर सवाल नहीं खड़े हुए, जबकि संसद में इससे पहले भी जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। सवाल खड़ा होता है कि राष्ट्रपति कोविंद के अपने अभिभाषण में जिस सांस्कृतिक विविधता और अनेकता में एकता की बात कर रहे थे, क्या उसकी रक्षा के लिए कुछ खास कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि आज संविधान की मूल भावना में समाहित धर्मनिरपेक्षता को बचाने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि जय श्री राम से लेकर अजान दोनों ही इस वक्त विवाद और बहस में हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुनिए सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर हैं, एक प्रतीक के तौर पर हैं, लेकिन जब हम कहते हैं सुनिए सरकार, ये वो मसला होता है, ये वो संबोधन होता है जब हम सरकार यानी कि जो हमारे रहबर हैं हम उनसे भी सवाल पूछते हैं, उन्हें भी सुनाने की कोशिश करते हैं और हम और आप जैसी जनता जो सरकार को चुनती है उसे भी हम कोशिश करते हैं कि हम और आप भी अपने दिलों को टटोलें। चलिए अब सुनिए सरकार में आज हम बात कर रहे हैं रामनाथ कोविंद के रूप में देश को 14वें राष्ट्रपति जब मिले तब रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में कुछ अज्ञात सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम का उद्घोष सदन में पहले भी होता रहा है, लेकिन संसद में ऐसे उद्घोष के पीछे उद्देश्य क्या है? बहुलतावादी देश भारत के संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों में सुरक्षा भाव जगाने के लिए आज यहाँ अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। गंगो जमन की विरासत अगली पीढ़ी को देने की ज़रूरत है, वरना वो इस देश की खूबी, खुसूसियत और खूबसूरती को जानने समझने से महरूम रह जाएंगे। क्योंकि बात केवल जय श्री राम की नहीं है। जय श्री राम के उद्घोष से हर किसी को प्रेम है, लेकिन स्थान, काल, पात्र का ध्यान क्यों न रखा जाए, ये भी एक सवाल है। संसद किसी एक धर्म, किसी एक जाति के लिए नहीं है। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व वहाँ होता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल हमारे और आपके मन में आ जाते हैं, वो हर उस व्यक्ति के मन में आ जाते हैं जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर भरोसा रखता है। और ऐसे में ये ज़रूरी है कि जब जय श्री राम के नारे लगें, जब अजान पर बहस होने लगे, जब आरती की घंटियां किसी को रुक्ष लगने लगें, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ बदल देने की ज़रूरत है। बहुत कुछ अपने ही देश के बारे में सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो आज सरकार वो भी हैं जो सरकार चला रहे हैं, सरकार हम और आप भी हैं जो सरकार को चुन रहे हैं। हम दोनों के लिए ये खास रिपोर्ट।
जय श्री राम का उद्घोष भारतीय जनता पार्टी की रायसीना हिल्स पर विजय पर हर्ष की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। ये भी सही है कि संविधान बताता है कि संविधान सभा में राम को इतिहास में स्थान की दृष्टि से एक तथ्य माना जाता है तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा सांस्कृतिक महत्व की सच्चाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रश्न यहाँ राम नाम पर नहीं, उसके राजनीतिक उपयोग पर है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एसआर बोमई बनाम भारतीय गणराज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल बनावट का हिस्सा माना था। बीजेपी पंथ निरपेक्षता की बात करती है। अगर ये भी सही है तो देश की संसद में देश के 14वें राष्ट्रपति को शपथ दिलाने पर सेंट्रल हॉल जय श्री राम के साथ साथ अल्लाह अकबर और नाराए तदबीर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल सभी तरह के नारों से गूंजना चाहिए था। ये न सिर्फ संविधान की भावना के अनुरूप होता बल्कि हिंदुत्व की उदार विश्व बंधुत्व की भावना का भी उद्घोष होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वयं अपने अभिभाषण में भारत की सांस्कृतिक विविधता और अनेकता में एकता की भावना का उल्लेख किया था। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर। तो देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की संसदीय परंपरा से जुड़े कई नामों का जिक्र ना होने से उनके दलगत राजनीति से परे होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल परंपरा का नहीं बल्कि लोकतंत्र में वैचारिक उदारता का है। जय श्री राम के नारे लगाने से जहां देश के स्वाभिमान का बोध होता है तो तब तक अधूरा है जब तक उसमें 20% अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक धार्मिक अस्मिता को स्वीकार ना किया जाए। संसदीय मर्यादा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश को साथ लेकर चलने का सवाल है। राष्ट्रपति कोविंद की भांति नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ने तक बीजेपी के प्रतिनिधि थे, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद वो देश के प्रतिनिधि हैं। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का संदेश देकर इसे प्रमाणित भी किया, लेकिन जब उनके सामने संसदीय मर्यादा का हनन किया जाता है तो उनसे हस्तक्षेप की आशा करना भी गलत नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत न सिर्फ जय श्री राम के नारे से किया गया बल्कि देखो कौन आया, हिंदुस्तान का शेर आया जैसे हल्के नारों से करना भी मर्यादा के हनन के रूप में देखा गया। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। यहाँ देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का मौन बहुत कुछ कहता है। ये मौन हिंदुत्व के तुष्टिकरण का उसी तरह प्रतीक है जैसे कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टिकरण का सहारा ले रहे हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ये नारे व्यक्ति पूजा को स्थापित करते हैं और ये व्यक्ति पूजा व्यक्ति प्रधान राजनीति की ओर ले जाती है। सामूहिक नेतृत्व की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाली बीजेपी में बदलाव की ओर इशारा करती है। राम राम कहकर एक दूसरे से दुआ सलाम करने वाले देश में राजनीतिक सुविधा के अनुरूप न सिर्फ हिंदुत्व के रूप को बदला जा रहा है बल्कि संसदीय मर्यादाओं को भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जय श्री राम का संसद में उद्घोष उन असामाजिक ताकतों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है जो सड़कों पर गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने से कतराते नहीं हैं। इन हिंसक तत्वों से पीएम मोदी को कातर होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। ना सुनने पर इसे राज्य सरकार का मुद्दा बताकर टालना पड़ जाता है। ऐसे में ये जय श्री राम क्या देश के संविधान और संसदीय लोकतंत्र को किसी और दिशा में ले जाने का संकेत समझा जा रहा है। खासकर जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक आसीन हो जाते हैं और उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रहे हैं, तब इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उनकी मौजूदगी में सांसदों का बर्ताव देश के अल्पसंख्यक समुदाय को क्या संदेश दे रहा है। यथा राज तथा प्रजा। अगर यहाँ मौन धारण किया जाता है तो बहुलतावादी संस्कृति को गहरी ठेस लगती है। कौमी तराने के बजाय वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद या जय हिंद के बजाय भारत माता की जय कहलवाने के लिए हिंसा को बढ़ावा मिलता है। गायक सोनू निगम और सुचित्रा कृष्णमूर्ति की नई पीढ़ी सुबह सुबह अजान की आवाज को शोर समझती है और आरती की मोहक गूंज पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं।
ये जो अजान की आवाज़ आती है बहुत ही लाउड आती है एंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स काफ़ी बढ़ गई है। ये बात लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत बढ़ गई है। इनफैक्ट आई थिंक सोनू के ट्वीट के बाद बहुत बढ़ गई है एंड डेफिनेटली अगर ये भजन भी होता तो मेरा रिएक्शन वही होता। मैंने पास्ट में भजन भी स्टॉप कराए हैं, मैंने बिल्डिंग के सेलिब्रेशंस स्टॉप कराए क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स है, बुजुर्ग सो रहे हैं होते हैं। तो ये मामला हिंदू या ये मुसलमानों का अगेंस्ट नहीं है, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड लॉ। तू ही निरंकार कौन है? तू ही निरंकार है कौन? अरे वही खुदा है जिसको आप भगवान कहते हैं, राम कहते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर है, 10 मिनट का रास्ता है, विश्वनाथ जी बाबा का मंदिर। मंदिर तो दूर है, मंदिर में तो जा ही नहीं सकता कोई, वहाँ मुसलमान नहीं जाता। लेकिन हम वो आदमी हैं कि हम यहीं से शहनाई उठा के उसी तरफ बजा रहे हैं। हमारे दिल में है कि हम सुना रहे हैं, तो हमारा ख्याल है कि हम सुन रहे हैं बाबा। इस पीढ़ी को अपनी आजादी में 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की देन का कतई इल्म नहीं है। इन्हें 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले शाह अब्दुल अजीज, हैदर अली, टीपू सुल्तान, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना आजाद जैसे देशभक्तों के बलिदान की कीमत मालूम नहीं। न ही उस मजहब और धर्म से ऊपर उठकर मौसीकी में मुस्लिम संगीतकारों के साथ शायरों की अहमियत का ही पता है, जिसमें फैज अहमद फैज, अल्लामा इकबाल जैसे तरक्की पसंद और इनकलाबी नगमा निगार रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जैसे संगीतकारों की बनाई रवायत है, जो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर नियमित रूप से शहनाई बजाते थे। अजान हो या कुछ और भजन कह रहे हैं या कुछ नात पढ़ रहे हैं, सब में सुर का है तरीका। जो जानने वाले हो तो जान रहे हैं कि ये फला फला सुर लग गया, जो नहीं जानते उनको ये पता नहीं कौन लगा, लेकिन है तो सुर। ऐसी सूरत में अजान होती है तो अल्लाह अकबर, अब ये अल्लाह अकबर, अब ये क्या है? एक तो ऊपर का बोला अल्लाह अकबर, ये वो ना सुर का। इसी तरीके से रागों में भी बहुत से ऐसी चीजें आती हैं, राग अपनी जगह पर है। इन सब ने बड़े जतन से मुल्क की गंगो जमन तहजीब संजोई है और हिंदुत्व ने यहाँ बसने वाली सभी कौमों को दिलों में जगह देकर वसुदैव कुटुंबकम और एको हम बहुस्यामी का दर्शन दिया। उस हिंदुत्व के तालिबानीकरण पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि अल्पसंख्यक कहीं भी हों हमेशा असुरक्षा भाव से ग्रस्त होते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र को बहुसंख्यावाद में बदलने से रोकना जरूरी है, क्योंकि इसमें सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा और हजारों साल की विरासत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि अब तक लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की है। इस मौके पर संसद भवन में पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी नेता मौजूद रहे। यहीं से कुछ भविष्य के इशारे भी मिले। शपथ ग्रहण समारोह में यूपीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी रही मीरा कुमार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगल बगल के सीटों पर बैठे नजर आए और इसी तरह नीतीश कुमार के साथ वाली सीट पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह मौजूद रहे। नीतीश और मुलायम सिंह के बीच काफी गर्मजोशी देखी गई, बीच बीच में वो बात करते रहे। बाद में मीडिया से बात करते हुए नीतीश ने कहा, बिहार में वो और लालू यादव एक हैं। नीतीश का ऐसा कहना बिहार में आगे की राजनीति की ओर संकेत कर रहा है या फिर ये महज औपचारिकता वश दिया गया बयान है। ये फिलहाल बहस का मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से नीतीश ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि गठबंधन क्या होता है, वो जदयू और राजद देश को सिखा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं नीतीश अभी कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। अपनी सरकार की स्थिरता से कोई खिलवाड़ वो नहीं करना चाहते। उधर बिहार में लालू और नीतीश के गठबंधन में फूट डालने की कोशिश में जुटी बीजेपी के घर में अब रार मच गई है। बेगूसराय से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी को खलनायक करार दे दिया है और कहा है कि उनके कारण ही
बीजेपी और नीतीश कुमार का मेल नहीं हो पा रहा है, वरना नीतीश कुमार बीजेपी में आ चुके होते। भोला सिंह ने कहा है कि सुशील मोदी मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले बैठे हैं और अपने निजी स्वार्थ की वजह से वो नीतीश को बीजेपी के करीब नहीं आने देना चाहते। भोला सिंह के आरोपों पर सुशील मोदी ने कोई जवाबी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस बयान से इतना तो साफ हो ही गया है कि जहां सब कुछ ठीक ठीक समझा जा रहा है, वहां दरअसल सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिहार बीजेपी में भी उठापटक का दौर जारी है, वर्चस्व की लड़ाई जारी है। नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। बिहार बीजेपी की तबीयत का हाल लेती हुई यह खास रिपोर्ट। अपनी ही पार्टी के खिलाफ आए दिन बयान देने के लिए मशहूर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। हालांकि इस बार उनके निशाने पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सीनियर नेता सुशील मोदी हैं। भोला सिंह ने सुशील मोदी को पार्टी का खलनायक बताया और कहा कि उनके कारण ही नीतीश कुमार और बीजेपी एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं। भोला सिंह ने कहा कि सुशील मोदी ने पार्टी को कत्लगाह बना दिया है। बिहार बीजेपी में खास वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर कोई खलनायक है तो स्वयं जिसे नायक होना चाहिए था सुशील मोदी, नीतीश के साथ इस तरह का सलूक करना और इस मामले को इस रूप में उपस्थित करना, ये राष्ट्रीय संदर्भ में प्रधानमंत्री की और नीतीश की जो नजदीकीपन है उसको दूर करता है। खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सुशील मोदी ने बिहार की ये दुर्दशा की है और पार्टी को कत्लगाह बना दिया है। भोला सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नीतीश के आने के लिए उस दरवाजे को खोल देना चाहिए जिसे सुशील मोदी बंद कर रहे हैं। भोला सिंह के आरोपों पर सुशील मोदी ने बड़े सधे अंदाज में जवाब दिया। देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर हैं, 8 बार के एमएलए एमपी, बहुत बुजुर्ग हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। उनकी किसी बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि पार्टी की जो नीतियां हैं और गठबंधन की जो रणनीति है उसके बारे में राज्य पार्टी निर्णय नहीं करती है। पार्टी का सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही फैसला करता है। अपनी ही पार्टी के सांसद के इस बयान पर बिहार बीजेपी के नेता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। लेकिन इस बात से ये इतना तो तय हो गया है कि जो बीजेपी लालू और नीतीश के खिलाफ ताल ठोक रही है, उसके नेता खुद आपस में सिर्फ फुटबॉल के खेल में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। ये राजनीति की विडंबना ही है कि जिस त्रिमूर्ति यानी नीतीश, लालू और सुशील मोदी के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है, वो कभी एक साथ हुआ करते थे। तीनों सियासत के एक ही भट्टी से तप कर बाहर निकले हुए नेता हैं, लेकिन सियासी सपनों की मजबूरी ऐसी होती है कि आज तीनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। जैसी जरूरत पड़ रही है वैसा साथ ले रहे हैं, वैसा साथ निभा रहे हैं। बहरहाल संसद का मानसून सत्र अभी तक हंगामेदार रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर जमकर तकरार हुई है। इस बीच पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को संसद में समय पर मौजूद रहने की नसीहत दी है और इस नसीहत के पीछे एक रणनीति भी है। क्या रणनीति है, देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार को संसद का सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम ने मौजूद सांसदों को राज्यसभा में समय पर सदन के भीतर पहुंचने के लिए कहा। कई बार कोरम पूरा न होने के कारण लंच के बाद सदन शुरू होने में देरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि सांसद लंच के बाद सदन में नहीं आते हैं, ये ठीक नहीं है। सांसदों की उपस्थिति कम होने से बिल पास नहीं हो पाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में सत्तारूढ़ दल के सांसदों की अनुपस्थिति कतई बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल मोदी सरकार ने शुक्रवार लंच के बाद विधायी कार्य शुरू करने का फैसला लिया है। कई ऐसे बिल जो अमूमन सप्ताह के किसी दूसरे दिन टेबल पास नहीं किए जाते, उसे शुक्रवार दोपहर बाद पास कराने की कोशिश की जाती है। शुक्रवार को सांसद के निजी विधेयक पर चर्चा करने की परंपरा रही है, इसलिए अभी तक आमतौर पर शुक्रवार दोपहर बाद सदन में उपस्थिति कम हो जाती है, क्योंकि शनिवार और रविवार छुट्टी के चलते बहुत सारे सांसद अपनी संसदीय क्षेत्र लौट जाते हैं। लेकिन सरकार की इस नई कवायद के बाद उनका सदन में रहना जरूरी होगा।
सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने भी मांग की है कि सांसदों की कम से कम 100 दिन की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया जाए। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन में बहस कराए बगैर विधेयकों को पारित कराने की रणनीति अपना रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो विपक्ष को भी अपनी भूमिका का निर्वहन गंभीरता से करना होगा, क्योंकि अब सरकार पर आरोप लगाकर बचा नहीं जा सकता। अगर सत्ता पक्ष के सांसद सदन में मौजूद रहेंगे तो उन्हें भी कार्रवाई में शिरकत करना होगा। सिर्फ आरोप लगाना ही काफी नहीं होगा, देश हित के अनुरूप आचरण भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार में एक कैबिनेट मंत्री की पत्नी पर जंगल की सरकारी जमीन पर निजी आलीशान रिजॉर्ट बनवाने का आरोप लगा है। सरिता अग्रवाल बीजेपी नेता और रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी है। उन पर वन विभाग की 4.12 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल करने का आरोप है, वो भी गलत तरीके से। रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और फिर उस पर रिजॉर्ट बनवाया। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वन विभाग की 4.12 एकड़ जमीन पर बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी सविता अग्रवाल और उनके बेटे रिजॉर्ट बनवा रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरिता अग्रवाल ने 12 सितंबर 2009 को वन विभाग की 4.12 हेक्टेयर जमीन कुल 5,30,600 रुपए में खरीदी थी। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक ये जमीन एक किसान विष्णु राम साहू की थी, जिसने 1994 में समाज कल्याण के लिए तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन विभाग को काम दिया था। सरकारी जमीन पर रिजॉर्ट बनवाने का मामला सामने आने के बाद अब बृजमोहन अग्रवाल सफाई दे रहे हैं। मेरी श्रीमती जी या मेरे सुपुत्र के नाम से जिस जमीन का उल्लेख किया जा रहा है, हमने जिस किसान से खरीदा है उस समय उस किसान के नाम पर वो जमीन थी और उस किसान से हमने खरीदा है। तो हमारी तरफ से मुझे लगता है कि हमारे किसी भी पक्ष की कोई गलती नहीं है, और अगर कोई गलती है तो बेचने वाले की है, इसलिए मुझे लगता है ये कोई इशू नहीं है। छत्तीसगढ़ के सिरपुर इलाके के पास श्याम वाटिका नाम के इस रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आदित्य श्रीजान प्राइवेट लिमिटेड और पूर्व बंजिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी इस रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। खबरों के मुताबिक इन दोनों कंपनियों के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी सरिता और बेटे डायरेक्टर हैं। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने रमन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम इस सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मामले के साथ ही साथ गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच कराई जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कि इसमें एक मुख्य सचिव को मैंने निर्देशित किया है कि एक डिटेल रिपोर्ट मुझे तत्काल भिजवाएं, ताकि मैं देखूं उसमें क्या क्या उसमें जानकारियां हैं, और कलेक्टर से भी, महासमुंद कलेक्टर से भी एक प्रतिवेदन मंगा लें, ताकि सारे तथ्य सामने आए और फिर आगे क्या हम इसमें कार्रवाई करते हैं वो देखेंगे। ये मामला तब सामने आया जब साल 2015 में महासमुंद जिले के किसान मजदूर संघ के सदस्य ललित चंद्र साहू ने जिलाधिकारी और तत्कालीन रायपुर कमिश्नर को पत्र लिखकर मामले को उठाया। सितंबर 2009 में खरीदी गई इस जमीन को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। मामले में जिस सरिता अग्रवाल का नाम आ रहा है, उनके पति बृजमोहन अग्रवाल रमन सिंह सरकार में कृषि, जल संसाधन और धार्मिक ट्रस्ट मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया है कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों से रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं और उनके संदर्भ को हटाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि सरकार टैगोर और उन सभी का सम्मान करती है जिन्होंने देश की आज़ादी और साहित्य के लिए योगदान दिया है। जावड़ेकर ने कहा कि एनसीईआरटी शिक्षकों और दूसरों से कहा गया है कि वो पाठ्य पुस्तकों में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि को हटाने या सुधारने का सुझाव दें। डेरेक ओब्रायन का आरोप था कि आरएसएस के अनुषांगिक संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने पाठ्यक्रम से टैगोर की रचनाओं और संदर्भों को हटा दिया जाने का सुझाव दिया था। उधर छात्रों की पहचान के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि पहचान के लिए छात्रों की दी जाने वाली डिग्री और सर्टिफिकेट में उनके फोटोग्राफ और आधार नंबर भी लिखा जाए।
केंद्र सरकार ने ये भी जानकारी लोकसभा में दी है। लोकसभा में मानव संसाधन राज्य मंत्री महेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि डिग्री और सर्टिफिकेट में संस्थान का नाम और किस विषय के लिए उसका दाखिला हुआ उसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। इस संबंध में यूजीसी ने पत्र लिखकर सभी विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया है ताकि छात्रों की पहचान करने की एक प्रणाली तैयार की जा सके। बात बाढ़ की करते हैं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल गुजरात का है, जहां एक के बाद एक शहर मूसलाधार बारिश की चपेट में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ का कमोबेश यही हाल राजस्थान में भी है, जहां बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। देश के दूसरे राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड की तस्वीर भी लगभग ऐसी ही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का अनुदान प्रधानमंत्री कोष से देने की घोषणा की है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गुजरात और राजस्थान में बाढ़ ने तबाही मचाई है। गुजरात में बाढ़ से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। कई गांवों में फंसे लोगों को सेना, एयरफोर्स, सीमा सुरक्षा बल और राष्ट्रीय आपदा बल की मदद से निकालने का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बनासकांठा और पाटन जिलों में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में और तेज बारिश हो सकती है। बाढ़ की विभिक्षा से गुजरात का पड़ोसी राज्य राजस्थान भी अछूता नहीं है। राजस्थान के सिरोही, जालोर और पाली जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 10 और जिलों में तेज बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्या है कि 3 जिलों में विशेष रूप से बाढ़ का प्रकोप रहा है और चौथा जिला अब जुड़ रहा है वो बाड़मेर है। सबसे ज्यादा जो संकट की स्थिति थी वो जालोर में थी। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा और झारखंड में भी भारी बारिश से हाहाकार मचा है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और हर तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। केंद्र सरकार ने अफसरों और बाबुओं के सामने एक मंत्र रखा है। ये मंत्र है कि या तो काम करो या सजा पाओ। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग DOPT ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि अब तक ऐसे 357 बाबुओं और 24 IAS अधिकारियों को सजा दी गई है, जिनका प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा है। कार्मिक विभाग के मुताबिक सरकार की इस कवायद का मकसद सरकारी कर्मचारियों को अपने काम को लेकर जवाबदेह बनाना है। खबरों के मुताबिक अब तक 381 सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, जिसमें 24 IAS हैं। इन पर नॉन परफॉर्मेंस और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। सजा के तौर पर इन्हें वक्त से पहले रिटायरमेंट दिया गया है और इनकी सैलरी भी कम कर दी गई है। वंदे मातरम पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम हफ्ते में एक बार सुना और गाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर सोमवार और शुक्रवार को ऐसा किया जाता है तो बेहतर रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी सरकारी दफ्तरों और निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और उद्योगों में महीने में एक बार वंदे मातरम गाना और सुनना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोक सूचना के निदेशक को तमिल और अंग्रेजी में अनुवादित वंदे मातरम अपलोड करने के लिए कहा गया है। उधर उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षा के तौर पर समायोजित करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 1,38,000 शिक्षा मित्र बने रहेंगे। इसके साथ ही BA और TET करके शिक्षक बन चुके 72,000 सहायक शिक्षक अपने पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों को सहायक टीचर बनने के लिए TET परीक्षा पास करनी ही होगी। अदालत ने कहा कि वो फिलहाल शिक्षा मित्र तो बने रहेंगे, लेकिन सहायक शिक्षक बनने के लिए उन्हें 2 मौके और दिए जाएंगे। इस दौरान उन्हें सहायक टीचर बनने के लिए 2 साल में TET की परीक्षा पास करनी होगी। शिक्षा मित्रों से सहायक टीचर बने इन लोगों की TET पास करने के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही इसमें उन्हें अनुभव का भी वेटेज मिलेगा, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था।
बात भारत और चीन विवाद की करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चीन लगातार भारत को सिक्किम भूटान बॉर्डर से अपनी सेना हटाने को कह रहा है, लेकिन भारत भी सेना न हटाने पर अड़ा है। इस बीच बीजिंग में ब्रिक्स की NSA लेवल की मीटिंग होने वाली है। अब चीन ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर निशाना साधा है। चीन ने आरोप लगाया है कि डोकलाम में सीमा विवाद के पीछे डोभाल का ही दिमाग है, इसलिए चीन उन पर खास नजर रखे हुए और उनकी बात चीन नहीं सुनेगा। भारत के खिलाफ चीन लगातार प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है। सिक्किम सेक्टर के डोकलाम में जारी सीमा विवाद के बीच अब चीन ने नई चाल चली है। उसने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस पूरे विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। चीनी मीडिया ने ऐसे समय में अजीत डोभाल पर निशाना साधा है जब वो ब्रिक्स देशों के NSA की बैठक में हिस्सा लेने बीजिंग जा रहे हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 27 और 28 जुलाई को बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि बीजिंग में अजीत डोभाल की मुलाकात चीन के NSA से हो सकती है। हालांकि चीन ने इस बात को भी खारिज किया है कि डोभाल के दौरे से सीमा विवाद पर कोई असर पड़ेगा। चीन ने कहा है कि डोकलाम से जब तक भारतीय सेना पीछे नहीं हटती, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। चीन ने आरोप लगाया कि भारत ने जबरन उसकी सीमा लांघी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है कि चीन और भारत के बीच चल रहे डोकलाम विवाद के पीछे NSA चीफ अजीत डोभाल हैं। अगर भारत ऐसा सोचता है कि अजीत डोभाल की यात्रा से बीजिंग मान जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। लेख में लिखा है कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए डोभाल की यात्रा का समय ठीक नहीं है और न ही इसमें भारत की इच्छा अनुसार कुछ भी होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो डोकलाम मुद्दे पर भारत को लगातार धमकी दे रहे चीन की सेना ने एक बड़ा फैसला किया है। उसके इस कदम को भी एक धमकी भरे संदेश के तौर पर ही देखा जा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA अपनी 90वीं सालगिरह के मौके पर अगले सप्ताह सैन्य परेड के बजाय सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगी। अभी तक चीन की सेना इस कार्यक्रम में सैन्य परेड ही करती थी, लेकिन इस बार उसका ये फैसला भारत के साथ तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और आज के दिन की बात करते हैं। आज का दिन तो यूं ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि भारत को उसका 14वां राष्ट्रपति मिला है, लेकिन इतिहास में आज के दिन का क्या महत्व रहा है जानते हैं। 25 जुलाई 1813 में आज ही के दिन भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का आयोजन कोलकाता में किया गया था और 25 जुलाई 1963 में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये सभी देश परमाणु संपन्न देश हैं। और 25 जुलाई 1978 में दुनिया की पहली IVF शिशु लुइस ब्राउन का जन्म आज ही के दिन इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में हुआ था। और 25 जुलाई 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच 46 सालों से चल रहा युद्ध समाप्त हुआ था। 25 जुलाई 2007 में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल ने शपथ ली थी। चलिए आज के देश की बात का सफर यहीं थामते हैं। BR इशारा को श्रद्धांजलि देते हुए आप देखते रहिए APN। नमस्कार।